नमस्कार। शुद्ध सनातन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं अजीत कुमार मिश्रा आज आपको एक नए तथ्य की तरफ ले जा रहा हूँ। क्या आपको पता है कि विश्व का पहला मैप या मानचित्र किसने बनाया था? स्कूल में तो आपने पढ़ा ही होगा। स्कूल में तो हमेशा यही पढ़ाया जाता है कि इस दुनिया की सारी चीज़ें विदेशियों ने ही बनाई थी। हमारे स्कूल्स के साथ यही समस्या है, क्योंकि हम पिछले 200 सालों तक अंग्रेज़ों के ग़ुलाम रहे और अंग्रेज़ों ने जो हमारी शिक्षा पद्धति को बनाया, उन्होंने वही चीज़ें डाली जो उनके लोगों की प्रशंसा में लिखी गई हैं। तो उन्होंने ये बताया, अंग्रेज़ों ने ये बताया कि अर्थ का जो पहला मानचित्र है, हमारे पृथ्वी का जो पहला मानचित्र है, वो किसी ग्रीक महान विद्वान इराटोस्थेनस ने बनाया था। ठीक है। इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि एक ग्रीक महान विद्वान टॉलेमी ने अर्थ का पहला स्पष्ट मानचित्र बनाया था, जो इसमें लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड या अक्षांश या देशांतर जिसे कहते हैं वो दोनों थे। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ, ये तस्वीर आप देखिए। क्या आपको ये इराटोस्थेनस की तस्वीर है जो उसने बनाया था? एक सिलिंड्रिकल आकार का एक मानचित्र है। तो क्या ये कहीं से भी आज के आधुनिक मानचित्र से मिलता है? आज के आधुनिक विश्व में जैसे देश हैं या जो विश्व का नक्शा है वैसा दिखता है क्या? नहीं ना। अब ये देखिए आप, ये टॉलेमी ने बनाया था। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ को एक जगह लाकर इकट्ठा कर दिया गया हो। तो क्या मानचित्र का जो बनाने का जो काम है, जो शुरू हुआ, वो इन ग्रीक्स ने ही बनाया था? दरअसल हमारे दिमाग में अंग्रेज़ों ने हमेशा ये डालने की कोशिश की कि हम लोग एक बहुत ही पिछड़ी जाति से आते थे। हमारा भारत देश के वासी जो थे वो सपेरों के साथ रहते थे या खुद सपेरे थे और हाथी पे चलते थे, जंगली थे, अंधविश्वासी थे, भूत प्रेत जादू टोना में यकीन करते थे और हमारा विज्ञान से कोई भी लेना देना नहीं था। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ। भले ही आपने इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई की हो या हिंदी स्कूल में भी गए हो, तो आप भूगोल पढ़ते हैं, जैसे इंग्लिश में जियोग्राफी कहते हैं। कभी सोचा कि भूगोल का अर्थ क्या होता है? भू का मतलब होता है भूमि और गोल का मतलब होता है राउंड। यानी हम लोग हज़ारों साल से ये तो ज़रूर जानते थे कि ये भूमि हमारी जो है या हमारी पृथ्वी जो है ये गोल है। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ। आप ये कहते हैं संसार को क्या कहते हैं? जगत। कि इस जगत में क्या रखा है या ये जगत बड़ा ही सुंदर है। जगत का अर्थ भी मैं आपको बताता हूँ। जगत का अर्थ होता है जिसकी गति हो। यानी दो चीज़ तो कम से कम हमने बहुत ही सरलता से बच्चों तक में फैला दी थी या पहुंचा दी थी कि भूमि गोल है, इसलिए हम भूगोल में इसको पढ़ते हैं। और दूसरा, जगत इसकी गति, यानी इस भूमि की या इस पृथ्वी की गति है और ये घूमती है, स्थिर नहीं है, जैसा कि विदेशी पुस्तकों में, शुरुआती पुस्तकों में बताया गया जब उनके यहाँ विज्ञान का विकास नहीं हुआ था। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि विश्व का जो पहला मानचित्र जो था ना, वो भी हम लोगों ने ही बनाया था, भारतवासियों ने ही बनाया था। और इसका जो सबसे पहला उल्लेख मिलता है वो हमारे महाभारत में मिलता है। महाभारत हज़ारों साल पुराना ग्रंथ है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सनातन धर्म से जुड़े विज्ञान का वो रहस्य जो शायद आपने अभी तक नहीं जाना होगा। पर उसके पहले मैं आपको ये ज़रूर आपसे गुजारिश करूँगा कि आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आने के साथ साथ आपको लगता है कि और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारे कंटेंट से किसी तरह की परेशानी है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन हमारी गुजारिश हमेशा यही रहती है कि आप डिसलाइक करने के बाद एक कमेंट बॉक्स में जाकर के एक कमेंट ज़रूर डालें, ताकि हमें पता चल सके कि हमने कहाँ गलती की है और हम उसे कहाँ सुधार सकते हैं और कहाँ शास्त्र सम्मत बातों को और बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको विज्ञान की इस दुनिया में ले जाते हैं, वो भी भारतीय विज्ञान की दुनिया में। प्राचीन काल में जाने से पहले मैं थोड़ा आपको हाल की खबरें बताता हूँ। आप ईमेल करते हैं इंटरनेट पे, आज बहुत कॉमन है। आपके पास भी अलग अलग कंपनियों के ईमेल आईडीज़ होंगे। आपको पता है सबसे पहला ईमेल बनाया किसने था? वो एक भारतीय ने बनाया था। उनका नाम था शिव अड़यूर। 1978 में उन्होंने बनाया था। मोबाइल फ़ोन तो यूज़ करते ही हैं आप। डबल सिम वाला फ़ोन भी आज के ज़माने में आता है। तो डबल सिम जानते हैं किसने बनाया था? वो भी एक इंडियन लड़के ने बनाया था, मदुरई के लड़के ने बनाया था, सोमसुंदरम राजकुमार ने। लेकिन इनका नाम कहीं नहीं है, क्योंकि इन्हें ये पता नहीं था कि इसे पेटेंट भी कराना है।
हालांकि जिन्होंने ईमेल बनाया था उन्होंने पेटेंट कराया था, फिर भी उनका विवाद काफ़ी लंबे समय तक चला और आज भी उन्हें वो मान्यता प्राप्त नहीं है। लेकिन इसके पहले थोड़ा और पहले जाते हैं। मार्कोनी का नाम सुना होगा आपने, जिसने बेतार का वायरलेस यंत्र बनाया था जिससे बाद में रेडियो बना। लेकिन हमारे JC बोस ने, जगदीश चंद्र बोस ने उसे बहुत पहले ही बना लिया था, पर उन्हें वो मान्यता नहीं मिली। इवन इफ जो आज के डेट में हम IVF बच्चे देखते हैं या जो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ होती हैं, वो भी एक इंडियन ने ही बनाया था, लेकिन उसे उसकी मान्यता नहीं दी गई। कारण ये कि हमारा देश बहुत कमज़ोर था। देश आज़ादी के बाद अपनी बातों को रख नहीं पाता था, और उसके पहले तो 200 साल गुलाम था। अब जब कोई गुलाम होगा तो वो उसके ऊपर जब चीज़ें थोपी जाएंगी, सारे साहित्य थोपे जाएंगे, विज्ञान थोपे जाएंगे, तो ऐसे में हमारे बच्चे वही सीखेंगे जो उन्हें पढ़ाया जाएगा। और आज भी ये शिक्षा पद्धति वैसी की वैसी चल रही है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने शोधों के द्वारा ये बताया है कि हम लोग कितने उन्नत थे। मैं आपको पुष्पक विमान का उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो अभी से लगभग 8000 साल पुरानी है, उस समय हम लोग कमोड बाथरूम यूज़ करते थे, कमोड टॉयलेट यूज़ करते थे। आपको पता है कि हम लोग शैम्पू, जो शब्द है शैम्पू जो है हम भारतीयों ने बनाया था। शैम्पू शब्द जो है वो चंपू से आया है, और हमारे यहाँ शैम्पू प्राचीन काल से इस्तेमाल किया जाता था, जिससे अंग्रेज़ों ने देखा जब, और इसके बाद उन्होंने उसकी कॉपी किया, उसके बाद उन्होंने शैम्पू के नाम से उसको निकाला। बहुत सारी बातें हैं कि हमारे पास अगर टेलीस्कोप नहीं था तो हमारे पास 9 ग्रहों के बारे में, उनके गुण के बारे में कैसे जानकारी थी, कि हमें कैसे पता था कि मंगल जो है लाल रंग का होता है। और सूर्य सिद्धांत में आर्यभट्ट ने कैसे लिखा कि शनि के जो है रिंग्स होते हैं या शनि के वलय होते हैं, और उन्होंने कैसे सूर्य और धरती के बीच की दूरी नापी थी। ऐसी हज़ारों बातें हैं, चाहे वो ज्योग्राफी में हो, चाहे वो बायोलॉजी में हो, अब मेडिसिन में हो। अब ऋग्वेद में वर्णन आता है विपश्यला का, एक बहुत बड़ी वीर महिला का वर्णन है जिसके युद्ध में पैर कट जाते हैं, इसके बाद उसे लोहे का पैर लगाया जाता है। ऋग्वेद में ऐसा वर्णन है। एक तरीके से सर्जरी थी ये। इसके अलावा सुश्रुत संहिता जो सर्जरी पे दुनिया की पहली बुक मानी जाती है, उसमें प्रॉपर प्लास्टिक सर्जरी का वर्णन है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बाद में अंग्रेज़ों ने खुद ही कहा है। 1893 के आसपास, मैं डेट थोड़ा भूल रहा हूँ, एक अंग्रेज़ ने लिखा अपने देश में वैज्ञानिकों की संस्था को कि मैंने देखा कि एक नाई जो है उसने किसी की सर्जरी कर दी, वो भी प्लास्टिक सर्जरी कर दी, तो नाक की सर्जरी की। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे बड़े ही आम तौर पे इस्तेमाल की जाती रही, लेकिन हमने कभी इसका श्रेय नहीं लिया। शल्य चिकित्सा की अगर बात करूँ या सर्जरी की बात करूँ, तो माता सीता रामायण में कहती हैं, रावण जब उन्हें अपहरण करके ले जाता है तो वो अशोक वाटिका के नीचे रोते हुए कहती हैं कि रावण, अगर श्री राम नहीं आएंगे तो रावण मुझे वैसे ही मार देगा जैसे किसी पेट के अंदर में रहे बच्चे को, पल रहे बच्चे को कोई सर्जन जो है अपने उपकरणों से या अपने जो औजारों से उसको टुकड़े टुकड़े कर देता है, वैसे मुझे टुकड़े टुकड़े कर देगा। तो इस तरीके की बात अगर आ रही है हमारे शास्त्रों में, निश्चित तौर पे शल्य चिकित्सा हो रही थी। सुश्रुत संहिता में बहुत सारी ऐसे चिकित्सा का वर्णन है, विधियों का वर्णन, लेकिन हम आज भी जो है पश्चिमी जो मेडिसिन के सर्जरी को ही हम समझते हैं कि उन्होंने ही सब कुछ बनाया है, और हमें सर्जरी भी नहीं आती थी। ज़रा सोचिए ना कि युद्ध में हज़ारों लाखों लोग घायल होते थे, तो उनका क्या होता था? उनकी भी तो कोई चिकित्सा होती होगी, वो भी तो किसी तरह ठीक होते होंगे, या सभी घायल होने के बाद मर तो नहीं जाते होंगे। उनकी चिकित्सा कौन करता था? रामायण में 4 औषधियों का वर्णन आता है। विशल्यकर्णी है, संजीवनी है जिसमें महत्वपूर्ण है, सुवर्णकर्णी है। तो इन सब ये सब जो औषधियाँ थी, इसमें कुछ जो है कटे अंगों पे लगा करके उन्हें ठीक किया जाता था। किसी से घाव ठीक होते थे, किसी से आपके बॉडी में वापस ग्लो आ जाता था, एनर्जी आ जाती थी। किसी से अगर आप बेहोश हैं तो आप ठीक हो जा सकते थे, जैसे संजीवनी के बारे में है। तो ये बहुत लंबी बहस है, पर आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि विश्व का पहला मानचित्र हमने बनाया, और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में आपको 2 पीपल के पत्ते जैसे नज़र कुछ आ रहा होगा। अगर आप अपने कैमरे के सामने, अपने मोबाइल के सामने, या इंटरनेट या अपने टीवी के सामने, या अपने लैपटॉप के सामने मेरे वीडियो को देख रहे हों, तो आपको आपके लेफ़्ट साइड में आपको 2 पीपल के पेड़, 2 पीपल के पत्ते नज़र आ रहे होंगे, और आपको राइट साइड में एक खरगोश जैसी आकृति नज़र आ रही है। अभी
नज़र आ गई आपको। अब आप इसे उलट दीजिए। आपने उलट दिया इसे। अब आप देखिए ये जो दो पीपल के पत्ते हैं, ये आपको नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट या नॉर्थ अमेरिकी महादेश और साउथ अमेरिकी महादेश नज़र आ रहे हैं आपको? बिल्कुल नज़र आ रहे होंगे। और ये जो खरगोश की आकृति है, इसको जिसे आपने उल्टा है, तो इससे आपको नीचे इंडिया आपको नज़र आ रहा है? बिल्कुल नज़र आ रहा होगा। इसके ऊपर आपको चाइना और यूएसएसआर या रशिया और बाकी कंट्रीज़ जैसे कुछ आकृति नज़र आ रही है? नज़र आ रही है ना? ये था मैप। और ये मैप एक दक्षिण भारत के बहुत महान संत भगवान श्री रामानुजाचार्य जी ने स्केच किया था। वो स्केच उन्होंने कैसे किया था? तो उन्होंने महाभारत के कुछ श्लोकों के आधार पे इसे स्केच किया था, और ये उन्होंने 1100 के आसपास में किया था। तो ठीक है, ग्रीक्स ने जो बनाया था इससे पहले बनाया था, लेकिन उनके एक तो मैप सही नहीं था, दूसरा ये स्केच इन्होंने बनाया है, इन्होंने जो बनाया वो महाभारत के श्लोकों के आधार पर बनाया। और महाभारत तो हज़ारों साल पहले बना था, महाभारत तो हज़ारों साल पहले लिखा गया था। तो महाभारत में कैसे है इसका वर्णन मैं आपको बताता हूँ। महाभारत जब युद्ध शुरू होने ही वाला है तो संजय धृतराष्ट्र के पास जाते हैं। तो धृतराष्ट्र उनसे पूछते हैं कि मुझे इस पूरी पृथ्वी के बारे में बताओ कि वो आकाश से दिखती कैसी है। इसके बाद मुझे भारत के बारे में बताना है, उसके बाद मुझे कुरुक्षेत्र के बारे में बताना और सभी के बारे में बताना। मैं जानना चाहता हूँ विश्व का मानचित्र कैसा है, विश्व दिखता कैसा है। तो वो श्लोक क्या है मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। प्रमाणम च प्रमाणज्ञ पृथिव्यां मम सर्वतः निखिलेन समाचक्ष्व काननानि च संजय। ये महाभारत के भीष्म पर्व के 5वें अध्याय में ये श्लोक दिया गया है। इस श्लोक का अर्थ ये है कि धृतराष्ट्र कहते हैं, हे प्रमाण वेत्ता संजय, तुम सारी पृथ्वी का पूरा माप यानी लंबाई और चौड़ाई सहित पूरा माप मुझे बताओ, साथ ही यहाँ के वनों का भी वर्णन करो। तो धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड जो है वो कैसा है, दिखता कैसा है, उसका नक्शा क्या है, ये मेरे को बताओ, लंबाई और चौड़ाई के साथ उसका पूरा विस्तार बताओ। तो संजय बताते हैं, संजय जो बोलते हैं श्लोक, उसके बाद वो श्लोक आता है कि सुदर्शनम प्रवक्ष्यामि द्वीपम तु कुरुनंद। तो संजय फिर बताते हैं, धृतराष्ट्र के इस प्रश्न का उत्तर देते हैं और अगले श्लोक में ये कहते हैं कि सुदर्शनम प्रवक्ष्यामि द्वीपम तु कुरुनंदन परिमंडलो महाराज द्वीपो असो चक्र संस्थिता। हे कुरुनंदन यानी धृतराष्ट्र, अब मैं सुदर्शन द्वीप का वर्णन करूंगा। यह द्वीप चक्र के भांति गोलाकार रूप में स्थित है। अब जिस द्वीप का वर्णन करने जा रहे हैं ये संभवतः हो सकता है पेंजिया हो। अब पूछेंगे पेंजिया क्या है, तो जो आधुनिक ज्योग्राफी के विद्वान ये मानते हैं कि पहले सारी पृथ्वी जो थी वो एक ही आइलैंड थी, बाद में टुकड़े टुकड़े होकर के वो फैली और हमारे जो महादेश आज हैं वो बने हैं आज। तो उसे जब वो एक ही द्वीप के रूप में थी तो उसे उन्होंने एक काल्पनिक नाम पेंजिया दिया, और उनका कहना था एक भूमिखंड था जिसे पेंजिया कहते थे, उसके चारों तरफ जो समुद्र था उसे पेंथालसा कहते थे। तो संभवतः यहाँ संजय उस पेंजिया को ही सुदर्शन कह रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मैं आपको सुदर्शन द्वीप का वर्णन करूँ जो चक्र की तरह चारों तरफ से गोलाकार है। और इसके बाद कहते हैं कि जैसे पुरुष दर्पण में अपना चेहरा देखता है उसी प्रकार यह द्वीप चंद्रमंडल में दिखाई देता है या चंद्रमा में दिखाई पड़ता है। इसका श्लोक इस प्रकार है, यथा ही पुरुषः पश्येदादर्शे मुखमात्मनः एवं सुदर्शन द्वीपो दृश्यते चंद्रमंडले। तो ये कह रहे कि चंद्रमा में जैसा छाया दिखाई पड़ता है, जैसा चंद्रमा में ये द्वीप दिखाई पड़ता है, मैं वैसा आपको वर्णन करूँगा। हम अक्सर ये देखते हैं, जब चांद को देखते हैं, अपने मून को देखते हैं, तो उसमें एक गड्ढे जैसे दिखते हैं, छाया जैसी दिखती है। वो कोई कहता है वो बुढ़िया चरखा काट रही है, लोक कथाओं में ऐसा वर्णन आता है। लेकिन अगर आप उसको गौर से देखेंगे, जैसा मैं आपको अभी दिखाता हूँ, आप पहले इस मून को देखिए, मून को, और ये इमेज है। इसमें आपको इस एरिया में आपको एक खरगोश जैसी आकृति दिख रही है ना। और इस एरिया में बड़ा घना सा है, चूँकि ये सैटेलाइट इमेज है,
किसी ने ली है, तो इसमें जो नज़र आ रहा है ये साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका जैसा कुछ आकृति नज़र आ रहा है। पर अब हम अभी देखते हैं ये खरगोश जैसी आकृति पे अगर आप गौर करें तो ये एकदम हूबहू वैसी लगती है। तो संजय बता रहे हैं कि चंद्रमा में पृथ्वी की छाया पड़ रही है, वो छाया जो है वो पृथ्वी के नक्शे की पड़ रही है, पृथ्वी की पड़ रही है, पृथ्वी के नक्शे की भी पड़ रही है, उस भूमि की भी पड़ रही है। और मैं उस जैसे कोई आदमी चेहरा देखता है अपना आईने में, तो उसी तरीके से चंद्रमा में भी पृथ्वी की छाया दिखती है, पृथ्वी की तस्वीर दिखती है। इसके बाद वो कहते हैं कि इस द्विरंशे पिपल स्तत्र द्विरंशे च शशो महान सर्वौषधि समावाय सर्वतः परिवारितः। अब ये चंद्रमा है और ये जो मैप भगवान श्री रामानुजाचार्य जी ने बनाया था वो है। अब संजय ने जो बोला उसका मैं अर्थ करता हूँ कि इसके दो अंशों में पिपल यानी दो अंशों में पीपल के पत्ते हैं। ये दो पत्ते आप देख रहे हैं जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका नज़र आ रहा है आपको, यस। और इसके बाद दो अंशों में जो साइड में है, दो अंशों में महान शश दृष्टिगोचर होता है, यानी खरगोश, शश संस्कृत में खरगोश को कहते हैं। तो कहते हैं इसके दो अंशों में वो महान खरगोश दिखता है और इसके चारों तरफ महान औषधियों का समुदाय फैला हुआ है। ये जो द्वीप हैं या ये जो बन रहा है इसमें चारों तरफ जो है औषधि ही औषधि भरे हुए हैं। इसके बाद संजय बताते हैं कि आपस ततो अन्य विज्ञेया शेष संक्षेप उच्यते ततो अन्य उच्यते चाय मेनम संक्षेपतत शृणु। तो कहते इन सब को छोड़ करके शेष स्थान जल से भरा हुआ माना जाना चाहिए या समुद्र से चारों तरफ से घिरा होना चाहिए। इससे भिन्न या इससे अलग जो भूमिखंड बताया जाता है, मतलब जो चारों तरफ समुद्र है और इसके अलावा ये जो छोटा सा एरिया नज़र आ रहा है जो खरगोश के जैसा दो पीपल के अंशों पत्तों के जैसा है, ये दरअसल भूमि का खंड है। ये स्पष्ट वो कर रहे हैं और उसका वो वर्णन शुरू करते हैं। तो फिर धृतराष्ट्र पूछते हैं कि ठीक है, धृतराष्ट्र पूछते हैं, वो मैं पहले श्लोक बताता हूँ कि उक्तो द्वीपस्य संक्षेपो विधिवद बुद्धि मंस्तव्या तत्त्वज्ञ चवासी सर्वस्य विस्तरम ब्रूहि संजय। तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि हे संजय, तुम बड़े बुद्धिमान हो, तुमने थोड़े में ही इस सुदर्शन द्वीप या पेंजिया का वर्णन कर दिया, पर तुम तो तत्व के ज्ञाता हो, तुम इस द्वीप का विस्तार से वर्णन करो। तब अब पेंजिया तो एक सुदर्शन द्वीप कल्पना है और ये द्वीप दो भागों में बटा हुआ है जिसमें दो पीपल के अंश हैं और एक तरफ महान खरगोश की आकृति बन रही है ना। तो कहते हैं कि यावान भूम्य वकाशो अयम दृश्यते शशलक्षणे तस्य प्रमाणम प्रब्रूहि ततो वक्ष्यसि पिप्पलम। तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि चंद्रमा के जो खरगोश वाला जो चिन्ह में जितना ज़मीन का पार्ट नज़र आ रहा है या खरगोश की आकृति वाला, पहले तुम उसका वर्णन करना, बाद में वो पीपल वाला वर्णन करें, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका है। धृतराष्ट्र ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं, इतना जानते हैं कि जो खरगोश वाली आकृति यहीं पे भारत है और यहीं पे कुरुक्षेत्र और यहीं युद्ध होना है, तो पहले उनका इंटरेस्ट उस एरिया पे है। तो संजय जो है इसके बाद इसका वर्णन करते हैं, इस द्वीप का वर्णन करते हैं, इस एरिया का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि इसके बीच में जो स्थित है, जो खरगोश के बीच में जो गर्दन का पार्ट है, जहाँ से ऊपर में हमें नज़र आ रहा है, एक तरफ जब हम उल्टा कर लेते हैं इसको तो हम एक तरफ ऊपर में हम यूरेशिया का पार्ट देते हैं जिसमें चाइना है, इसके अलावा ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, यूक्रेन है, इसके अलावा रशिया है, वो सब पार्ट है। और नीचे का पार्ट जो है दो भाग में बटा हुआ है, ऐरावत और भारत, दो भाग में। तो बताते हैं कि जो संजय बताते हैं, स वै सुदर्शन द्वीपो दृश्यते शश्वद द्विधा याम तु पृच्छस्यसि माँ राजन दिव्यमेत शशाकृतिम पार्श्वे शशस्य द्वे वर्षे उक्ते दक्षिणोत्तरे कर्णो तु नाग द्वीपश्च काश्यप द्वीप एव च। तो संजय कहते हैं कि इस प्रकार जो सुदर्शन द्वीप बताया गया है, इसके पहले यानी वो वर्णन कर चुके हैं, वो मैं श्लोक्स बता नहीं रहा हूँ, आप महाभारत पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा और ख़ासकर भीष्म पर्व में जाएंगे तो आपको पूरा वर्णन किया, जो बहुत विस्तार से वर्णन है कि कहाँ कौन से पेड़ हैं, कौन से
वन हैं, कहाँ कौन कौन से नदियाँ बहती हैं, किस किस इलाके में कौन कौन से पर्वत हैं। उन्होंने बहुत ही विस्तार से एक एक चीज़ का वर्णन, कैसे लोग रहते हैं। इवन इफ उन्होंने अफ्रीका का वर्णन किया जहाँ के लोग श्याम कलर के या ब्लैक होते हैं। उन्होंने काकेशियंस या यूरोपियंस का भी वर्णन किया जहाँ के लोग गोरे होते हैं। और हमारे भारत का भी वर्णन किया है उन्होंने। जम्बू द्वीप का वर्णन किया जिसका हिस्सा भारत है। वो बहुत विस्तार से वर्णन है अलग अलग छोटे छोटे द्वीपों में के आधार पर वो उन्होंने ये बताया। इस श्लोक में जो बताया वो मैं बताता हूँ कि इस प्रकार जो सुदर्शन द्वीप बताया गया है, तो उन्होंने बता दिया है, जो 2 भागों में विभक्त होकर के चंद्रमंडल में खरगोश जैसी आकृति बनाता है। 2 भागों यानी एक भाग जो है, खरगोश को हमने उल्टा किया हुआ है अभी देखिए, है ना। तो ऊपर वाला भाग जो है चाइना और रूस और मंगोलिया और तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान जैसे देश जो हैं, और वो उसके अलावा जो नीचे का वर्णन है, जो तो ऊपर के वर्णन को वो बोलते हैं कि ये जो भाग है ये ऐरावत है, और नीचे का भाग जो है वो भारत है। तो भारत तो देख रहे हैं। और इसके अलावा जो दोनों कान जैसे नज़र आ रहे हैं ना, उसके बारे में कह रहे हैं कि ये दोनों नाग द्वीप और काश्यप द्वीप के नाम से जाने जाते हैं। फिर भी मैं इस श्लोक को एक बार पूरी तरह से आपको पढ़ देता हूँ। वो कहते हैं कि इस प्रकार यह जो सुदर्शन द्वीप बताया गया है, जो 2 भागों में विभक्त होकर चंद्रमंडल में प्रतिबिंबित होकर खरगोश जैसी आकृति बनाता है। राजन, आपने जो मुझे इस खरगोश जैसी आकृति के विषय में पूछा है उसका वर्णन मैं करता हूँ। सुनिए, पहले जो दक्षिण और उत्तर में स्थित भारत और ऐरावत जो 2 द्वीप बताए गए हैं, ऐरावत यानी चाइना और रूस और उस एरिया के सारे देश, और भारत यानी हमारा भारत, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, आप इसको ले सकते हैं, श्रीलंका को ले सकते हैं इसमें। तो वो कह रहे हैं कि भारत और ऐरावत जो 2 द्वीप बताए गए वे ही खरगोश के 2 पार्श्व भाग हैं, यानी उसके पीछे के भाग हैं। और नाग द्वीप और काश्यप द्वीप इसके दोनों कान हैं। तो अब इस मैप को जब आप देखते हैं ध्यान से, और आज के आप मॉडर्न मैप को देखिए, आप देखिए, क्योंकि इस मैप को हमने उल्टा कर दिया जो प्राचीन मैप है, और इस वर्ल्ड मैप को आप नॉर्मली देखिए, आपको लगता है कि हूबहू महाभारत में हमारे वर्ल्ड के ऐसे ही पहले मानचित्र के द्वारा वर्णन किया गया है। आश्चर्य से भर गए ना आप। हज़ारों साल पहले ये बात हुई है, हज़ारों साल पहले। और हमें क्या बताया जाता है कि हम तो अनपढ़ थे, हम तो विज्ञान से हमारा कोई लेना देना नहीं था, हमें कुछ आता नहीं था। तो ये सब बातें जो हैं वो बहुत हमें हमारे दिमाग में डाली गई हैं कि हम लोग पिछड़े थे। 70 साल के अंदर में हमारा देश जो है वो विश्व के उन तमाम वैज्ञानिकों को पीछे छोड़ रहा है। हमारे देश के लड़के छोड़ रहे हैं जिनके बारे में हम कभी पढ़े तक नहीं थे, क्योंकि मूल रूप से हमारा ब्रेन पहले उस ऊंचाई को अचीव कर चुका था, वो दोबारा करेगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी प्रजाति को आप कितना भी पिछड़ा कर दें, उससे किताबें छीन लें, उसकी किताबों के मायने बदल दें, वो कमज़ोर कुछ समय के लिए होती है। जैसे ही वो फिर से एडुकेट होती है, उसके ब्रेन का लेवल अगेन उसी लेवल तक पहुंचता है। और आज भारत जो विश्व में विज्ञान में अपनी चमक बिखेर रहा है, चाहे वो हम विश्व में मंगल पे पहुंचने वाले चुनिंदा देशों में हैं, हम चंद्रमा पे पहुंचने वाले चुनिंदा देशों में, हम रोज़ सैटेलाइट्स छोड़ते हैं, और हमारे पास GSLV है, PSLV है, हमारे पास दुनिया में लगभग सभी जो विज्ञान से जुड़े हुए चीज़ें हैं वो सभी जो हो रही हैं उन सब में हमारा योगदान है। आज जिस गॉड पार्टिकल्स की तलाश विश्व कर रहा है, जिसे हिग्स बोसोन थ्योरी कहते हैं, वो हिग्स बोसोन थ्योरी भी हमारे सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पे बोसोन हैं, उनकी ये थियरी थी। हम तारों की जो उम्र ज्ञात करते हैं वो चंद्रशेखर लिमिट कहलाती है। वो चंद्रशेखर भी भारत के थे, उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। हमने जो तारों की दूरियाँ, कौन सा तारा हमसे कितनी दूरी पे स्थित है, इसको जानने के लिए जिस स्पेक्ट्रम का विकास किया उसे रामन स्पेक्ट्रम या रामन इफेक्ट कहते हैं, और ये CV रमन भी हमारे देश के ही थे। ऐसे तमाम लोगों को मेरी श्रद्धांजलि है जिन्होंने हमारी प्राचीन परंपराओं का मान रखा और हमारे भारतीय मेधा का मान रखा, और आगे भी रखते रहेंगे। आज के लिए आप सभी से मैं विदा लेता हूँ। आज के लिए इतना ही। मैं अब जल्दी ही विज्ञान को लेकर के भी आऊँगा, क्योंकि शुद्ध सनातन विज्ञान के बिना अधूरा है। हम ये नहीं चाहते कि कोई विज्ञान हमें सर्टिफिकेट दे, हमारे धर्म के प्रामाणिकता को दे। हम हमेशा कहते हैं कि तर्क जो है से किसी चीज़ को प्रूव करो। हमें किसी पश्चिमी
मानक या पश्चिमी स्टैंडर्ड के तर्क की ज़रूरत नहीं है। हम पहले से विकसित थे, बीच में हम गुलामी के दौर पे गए, ज़रूर गए, लेकिन हम फिर से खड़े हो रहे हैं और भारत फिर से खड़ा हो रहा है। हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि अगले 25 वर्षों में हम फिर से उसी ऊंचाई पे खड़े हो, और निश्चित तौर पे हमारा देश जब 100 साल पूरा करेगा अपनी आज़ादी के, हम फिर से विश्वगुरु बनेंगे। विज्ञान में हम विश्व में सर्वश्रेष्ठ होंगे, क्योंकि हमारे पास वो मेधा है। आज जाते जाते मैं आप सभी को यही कहूँगा कि आप लोग अपने देश, अपने विज्ञान, अपनी परंपराओं के प्रति अभिमान से रहें, खूब अध्ययन करें, हमारे शास्त्रों का भी अध्ययन करें, हमारे विज्ञान की पुस्तकों का अध्ययन करें जो संस्कृत में लिखी गई है, क्योंकि संस्कृत केवल धर्म की भाषा नहीं है। संस्कृत में चिकित्सा पे भी पुस्तक लिखी गई है, विज्ञान पे भी पुस्तक लिखी है, सब कुछ लिखा गया है। आप उन सब को पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि हमारे देश में संस्कृत भाषा में विज्ञान से संबंधित कितनी महान पुस्तकें लिखी गई है, जिन्हें आज भी पश्चिमी देश जिनका अनुकरण करना चाहता है। एक बार फिर से बार बार कह रहा हूँ पर जा नहीं रहा हूँ, पर अब जाता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।